कहते हैं राजस्थान के जैसलमेर में एक पुरानी हवेली है। एक हवेली जिसको वहाँ के लोग गुड़िया वाली हवेली कहते हैं। कहते हैं उस हवेली के अंदर सैकड़ों की मात्रा में हाथ से बनाई हुई डॉल्स यानी गुड़िया रखी हुई है। और सबसे अमेजिंग कहें, डिफरेंट कहें या फिर डरावनी कहें, बात यह है कि हर गुड़िया एक दूसरे से डिफरेंट दिखती है और हर गुड़िया अलग लकड़ी से बनी हुई है। गुड़िया जिसके अलग कपड़े हैं, अलग चेहरे हैं और अलग कहानियां हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात जानते हो गाइस क्या है? इसी हवेली के बेसमेंट में एक ऐसी गुड़िया है जिसको कोई छू भी नहीं सकता। और अगर इस वार्निंग को किसी ने भी नहीं माना है, उसको छूने की कोशिश की, तो उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही हो जाती है। आज की कहानी उस डॉल मेकर की है, या फिर कहें कि उस गुड़िया बनाने वाले इंसान की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी के मरने के बाद अपने बेटी की आत्मा एक गुड़िया में डाल दी, या फिर कहें कि कैद कर दी। कहानी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे एंड काफी डर भी लगेगा। कैसी कहानी है 1987 जैसलमेर राजस्थान की। जैसलमेर के एक बहुत ही प्रसिद्ध किले के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहता था। ये 55 साल का बहुत ही टैलेंटेड इंसान था जिसका नाम था छागन लाल। अब जिस तरीके से हर इंसान अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई जॉब करता है, उसी तरीके से ये छागन लाल भी मिट्टी, लकड़ी और अलग अलग फैब्रिक्स को मिक्स करके सुंदर सुंदर डॉल्स या सुंदर सुंदर गुड़िया बनाता था। ऐसी गुड़िया जिसके पूरे मार्केट में चर्चे थे और उस वक्त में देश विदेश से लोग आते थे उसकी गुड़िया को खरीदने के लिए। इसकी गुड़िया की सबसे खास बात ये थी कि जब ये गुड़िया बनाता था ना, तो उस गुड़िया के जो फेशियल फीचर्स होते थे वो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जब भी उसको कोई देखता था तो ऐसा लगता था वो गुड़िया उसको ही देख रही है। उन दिनों में लोगों ने ऐसी चीज कभी फील नहीं की थी, कभी देखी नहीं थी, इसीलिए बाहर से आए हुए लोग उसको अच्छे दाम भी देते थे। उसकी डॉल्स इतनी रियलिस्टिक होती थी मानो जिंदा होकर बात करने लगेंगी। जैसलमेर में कोई इंसान नहीं था जो छागन लाल को नहीं जानता था। अब छागन लाल के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन छागन लाल की असली खुशी छुपी हुई थी उसकी 12 साल की बेटी में। बेटी जिसका नाम था लीला। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही भोली सी लड़की। लीला बिल्कुल अपने पिता की तरह थी, छागन लाल की तरह वो भी बहुत टैलेंटेड थी और वो भी अपने पिताजी की हेल्प करती थी डॉल्स को बनाने में। काफी सारे आइडियाज भी देती थी। छागन लाल अपनी बेटी से काफी खुश रहता था और वो अक्सर लीला को बोला करता था कि जानती है लीला, मेरी अभी तक की सबसे सुंदर डॉल कौन है? लीला बोलती थी, पापा वो जो आपने दूसरी लकड़ी की बनाई थी, चंदन वाली लकड़ी की, वही होगी। ऐसे में छागन लाल अपनी आंखों से खुशी के आंसू टपकाते हुए बोलता था कि नहीं, वो तू है। मेरी सबसे सुंदर क्रिएशन जो मैंने बनाई है वो तू है। गाइस सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाप बेटी के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। गाँव में, समाज में छागन लाल की बहुत रिस्पेक्ट थी। बहुत पैसे भी थे छागन लाल के पास। लेकिन तभी आता है अक्टूबर 1987 का सबसे मनहूस वक्त। उस वक्त पूरे गांव में टाइफाइड फैल गया था, एक ऐसी बीमारी जिसका उन दिनों उतनी आसानी से इलाज नहीं होता था। एकदम से उस गांव में बहुत सारे लोग मरने लगे। छागन लाल का बिजनेस तो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अभी भी उसके पास इतना पैसा था कि उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये महामारी 1 साल भी चलती तो भी वो अपनी बेटी को घर में रखने लगा और अपनी सारी सामग्री को घर में ही रख के उसमें से डॉल बनाने लगा। जो लोग खरीदने आते थे वो अब उसके घर पे ही आने लगे। लेकिन गाइस यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एक न्यूज फैलती है कि पास में जो हवेली है उसके बेसमेंट में कुछ अजीब काम चल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है वायरस को लेके। और इस खबर के बाद ही वो वक्त था जब टाइफाइड की महामारी जैसलमेर में फैल जाती है। काफी सारे लोगों को शक था कि ये जो महामारी फैली है ये पूरे देश में नहीं फैली है, लेकिन सिर्फ जैसलमेर में इसी वजह से फैली है क्योंकि उस हवेली के नीचे कुछ अजीब हो रहा है। कहते हैं जितने भी लोगों ने उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की वो लोग कभी वापस नहीं आए। छागन लाल के कानों तक ये सारी न्यूज़ तो आ रही थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी बस एक ही जिंदगी थी, उसकी बेटी। लेकिन गाइस कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। कुछ लोग डॉल खरीदने के लिए आते हैं। छागन लाल उन्हें सारी डॉल्स दिखाता है। छागन लाल की बेटी पानी लेकर आती है। तभी वो जो लोग डॉल खरीदने के लिए आए हुए होते हैं उसमें से एक इंसान देख लेता है कि एक डॉल घर के अंदर वाले कोने में रखी है। वो छागन लाल को वही लाने के लिए बोलता है। जब छागन लाल उसे लेने के लिए जाता है तब तक वो उसकी बेटी को पकड़कर उसके अंदर कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, कोई इंजेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। जब छागन लाल डॉल को लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी बेहोश है। वो चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि कैसे हुआ, ये तो आपको पानी देने आई थी। वो लोग बोलते हैं हमें नहीं पता, हम तो बस डॉल खरीदने आए थे, ये एकदम से बेहोश हो गई। छागन लाल बोल देता है कि अब मुझे कोई डॉल नहीं बेचनी है, आप प्लीज बाहर जाइए। सब लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन से छागन लाल की बेटी को भी टाइफाइड हो जाता है। गाइस छागन लाल को समझ में नहीं आता है कि एकदम से कैसे हुआ। कल तक तो मेरी बेटी लीला एकदम ठीक थी, लेकिन आज उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, वो खांस रही है, वो बहुत कमजोर होती जा रही है और दिन प्रतिदिन
लीला और कमजोर हो रही थी। 3 दिन हो चुके थे गाइस, सारे डॉक्टर्स ने ट्राई कर लिया था लेकिन लीला ठीक नहीं हो रही थी। छगनलाल हर मंदिर जाता है, हर मस्जिद जाता है, हर इंसान से बात करने की कोशिश करता है, बोलता है जितने पैसे चाहिए ले लो लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दो, लेकिन कोई भी छगनलाल की हेल्प नहीं कर पाता है। एंड गाइस कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी मर जाती है। छगनलाल टूट चुका था, उसकी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ थी जो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय थी। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मुझे और ज़्यादा इमोशनल तब लगी जब मुझे पता चला कि एक रोड पर घूमने वाली कोई छोटी सी लड़की थी जिसको छगनलाल ने अडॉप्ट करके अपनी बेटी बनाया था और उसको बड़ा किया था। लेकिन 12 साल की उम्र में अगर किसी बाप की बेटी गुजर जाए तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन किसी ने आकर छगनलाल को टिप दे दी। वो बहुत रो रहा था लेकिन किसी ने आकर उसको बताया कि तुम्हारी बेटी टाइफाइड से नहीं मरी है, उसका मर्डर किया गया है और उसका मर्डर सिर्फ एक ही वजह से किया गया है। उस हवेली के अंदर कुछ अंग्रेज लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जिसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन सा वायरस किस इंसान पे कैसा रिएक्ट करता है। वो लोग रैंडमली कुछ लोगों के घर में आते हैं, उन्हें इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद जिसे इंजेक्शन मिलता है वो बेहोश हो जाता है और अगले दिन से उसके शरीर के अंदर कुछ बड़े ही घिनौने बदलाव होते हैं। जब छगनलाल को ये चीज़ पता चली ना तो छगनलाल के सर पर मौत सवार हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसकी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद था, इन लोगों को सबक सिखाना, या तो मरना या तो मारना। छगनलाल डिसाइड करता है कि वो इस हवेली में जाएगा और देखेगा कि क्या हो रहा है, और अगर उसे कंफर्म हो जाता है कि यही लोग उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार हैं तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहते हैं उस हवेली में जाने से पहले छगनलाल ने एक और डॉल बनाई थी, एक डॉल जो लीला के कपड़ों से बनी हुई थी। अब क्योंकि छगनलाल ने बहुत सारी ऐसी कलाकारी पढ़ी थी जिसमें मांस का, इंसानी मसल्स का, इंसानी बालों का यूज़ करके डॉल बनाई जा सकती है, तो उसने अपनी बेटी के काफ़ी हद तक चीज़ों को यूज़ किया था। उस डॉल को उसने बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया था और उस डॉल को बनाने के बाद वो उस डॉल से बोलता है कि मैं तेरी मौत का बदला लेने जा रहा हूँ बेटा। उसके बाद वो उस डॉल को एक झोले में रखता है और हाथ में उस झोले को लेकर निकल जाता है। वो ऐसा मानता है कि जब मैं लीला की मौत का बदला ले रहा हूँगा तो लीला वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन गाइस अब वो होने वाला है जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं है। छगनलाल जैसे ही उस पैलेस में जाता है, उस फोर्ट में जाता है जैसलमेर के, उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन जैसे वो अंदर घुसता है उसे कुछ नहीं दिखता है, उसे बस नॉर्मल रूम्स दिखते हैं, साफ सुथरा कारपेट दिखता है, एकदम राजाओं जैसा महल था वो। उसे लगता है कि यहाँ पर क्या ही हो रहा होगा। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि इतना बड़ा महल लेकिन एकदम खाली। ऐसे में छगनलाल को शक होता है कि लोग अगर यहाँ नहीं है तो लोग कहीं तो होंगे। वो बेसमेंट को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके बारे में वहाँ के लोग अक्सर बात किया करते थे। फर्श पर वो हर तरफ हाथ मार रहा था एंड एक जगह ऐसी होती है जहाँ से उसे आवाज़ समझ में आती है जैसे उसके नीचे कोई और स्पेस हो, या फिर कहें कि उसके नीचे बेसमेंट हो। जब छगनलाल उसमें कान लगाकर सुनता है तो वो सुनता है कि नीचे से लोगों की आवाज आ रही है। वो कारपेट को हटाता है और उस दरवाजे को खोलता है जो बेसमेंट की तरफ जाने वाला था। छगनलाल सीढ़ियों के थ्रू उस बेसमेंट में उतर जाता है। बेसमेंट बहुत साफ सुथरा तो नहीं था क्योंकि बेसमेंट में बहुत तेज स्मेल आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे छगनलाल आगे बढ़ रहा था उसे मौत का मंजर दिख रहा था। पीड़ित लोग दिख रहे थे जो जेल में बंद थे। किसी की स्किन पूरी तरीके से फटी हुई है, किसी की आंखें निकली हुई है, और ये सब उस एक्सपेरिमेंट का शिकार थे जो अंग्रेज उस महल के नीचे कर रहे थे। कहा जाता है उस वक्त कुछ शैतानी लोग ऐसा वायरस बना रहे थे जिसका एंटी वायरस भी वही बना पाए, और वायरस को पूरे राजस्थान या फिर पूरे इंडिया में फैलाने के बाद वो अपने एंटी वायरस को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचें और वो अमीर हो जाएं। लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि इसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और इसी चक्कर में उन्होंने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया जो अब वो करने वाला है जो वो सोच भी नहीं सकते। छगनलाल अपने झोले को साइड में रखता है, उस झोले के ऊपर उस लीला की गुड़िया को रखता है और बोलता है बेटा अब तू देख क्या करता हूँ मैं इन लोगों का। वो उस झोले में केरोसिन ऑयल लेकर भी आया था। वैसे भी जो लोग वहाँ पर थे वो काफ़ी पीड़ित थे, वो मरने की भीख मांग रहे थे, और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं जो तरीके तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लोगों पे। लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन वो उनको इंजेक्ट करते जा रहे हैं, और छगनलाल सोचता है कि वो एक बार में ही ये सब खत्म कर देगा। उसने उस केरोसिन ऑयल को हर जगह पर फैला दिया। वहाँ आवाज़ इतनी ज़्यादा थी लोगों की चिल्लाने की कि किसी ने छगनलाल पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हर तरफ केरोसिन उसने फैला लिया तो वो चिल्ला कर बोलता है कि कौन है मेरी बेटी लीला की मौत का जिम्मेदार। वहाँ पर उनका हेड आता है और बोलता है अरे तू आ गया, तू तो वही है ना जो गुड़िया बनाता है, तुझे क्या दिक्कत हो गई। वो बोलता है कि मैं गुड़िया ज़रूर बनाता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ या फिर कमज़ोर बाप हूँ। ऐसे में वो खड़ा इंसान उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है, बोलता है तू क्या ही कर लेगा। एंड गाइस ये सुनते ही छगनलाल बोलता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बेटी के मौत का बदला लूँगा। वो माचिस को जलाता है और ज़मीन पर फेंक देता है। पूरा बेसमेंट सेकेंड्स में जलने लगता है। आग बढ़ती जाती है और थोड़ी देर के बाद आग ऊपर भी पहुँचने लगती है। लोग आकर पानी डालने लगते हैं लेकिन तब तक कहा जाता है कि बेसमेंट में जितने भी लोग थे सब जल चुका था, सारी चीज़ें जल चुकी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो बच गई थी और वो थी
वो गुड़िया, वो लीला की गुड़िया। कहते हैं आज भी उस जैसलमेर फोर्ट के नीचे जो बेसमेंट एरिया है वहाँ पर वो गुड़िया घूमती है और जो भी उसे छूता है वो उसको नहीं छोड़ती। इस कहानी को सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग वहाँ पर गए वो जिंदा नहीं बचे। ये कहानी तो यहीं तक थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने और ज़्यादा रिसर्च की इंटरनेट पे, तब मुझे इसके और ज़्यादा एंगल्स पता चले। एंड ट्रस्ट मी, आपको भी सर्च करना चाहिए। आगे की स्टोरीज और जो टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे वो आपको शॉक कर देंगे। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी डरावनी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक इमोशनल एंगल भी था, एक बाप का, एक बेटी का, और एक डेंजरस एंगल भी था कि किस तरीके से इंसान ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक दूसरे इंसान की जान लेने के लिए। कहानी अगर पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कर दो ताकि ऐसी आने वाली और कहानियों के लिए हमें मोटिवेशन मिले। बाकी अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां आने वाले वीडियोस में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन्हें मिस ना करो। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो का काम शुरू करने का। इस मोबाइल में एक ऐसा ऐप है जो आप चाहो ना चाहो आपके मोबाइल में जरूर होगा, और वो है व्हाट्सएप। अब चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो, आपका कोई ना कोई ऐसा ग्रुप जरूर होगा जिसमें आपके ऑफिस वाले होंगे, स्कूल वाले होंगे या फिर फैमिली वाले होंगे। लेकिन क्या आपको कभी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है जिसमें बातें तो होती हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको पता चलता है कि जो लोग बातें कर रहे थे वो सब मरे हुए लोग थे। आज की कहानी बाकी सारी कहानियों से डिफरेंट होने वाली है, और आज की कहानी को सुनने के बाद शायद आपके व्हाट्सएप को यूज करने का नजरिया ही चेंज हो जाए। आज की कहानी है दिल्ली के कश्मीरी गेट की। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 बेस्ट फ्रेंड्स रहा करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अचानक से 2 साल के बाद वो ग्रुप वापस से एक्टिव हो गया जिसमें ये 5 लोग थे। और इस कहानी को जिसने भी सुना वो डरता है कि कहीं आज भी उसे इस ग्रुप से इन्विटेशन ना आ जाए। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में डर बढ़ने वाला है। एंड शायद जैसा मैंने कहा, व्हाट्सएप को यूज करने से आप डरने लगो। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। 2020 की बात है। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था प्रिया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। वो ग्रेजुएशन कर रही थी और वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। स्वभाव से वो बहुत ही सिंपल सी लड़की थी, क्योंकि वो एक सिंपल से बैकग्राउंड से आती थी, जिससे हम सब लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से। उसकी एक आदत थी, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया करती थी। एंड इसी प्रिया के 5 बेस्ट फ्रेंड थे, राहुल, स्नेहा, करण, अंजलि और अर्जुन। ये शुरू से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। लेकिन जब कॉलेज में जाने का वक्त आया तो सबको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिला, जिसकी वजह से अब वो साथ में भले ही नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन दोस्ती अभी भी कामयाब थी। उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, स्क्वाड फॉरएवर नाम से। अब यहाँ पर दिन भर नौटंकी चलती थी, और ये हम सब रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही कोई ना कोई हम लोग का ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप रहा है जिसमें हम फालतू की बातें किया करते थे। दोस्त इसीलिए होते हैं, दोस्त लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, दोस्त बस फन ढूंढते हैं। अब इन सारे ही दोस्तों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है। दिन था 15 मई 2020। ये सब लोग ना एक प्लान बनाते हैं, एक प्लान मसूरी जाने का। अब देखो, दोस्त जब साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं घूमने का तो मन करता ही है, हम सब का भी करता है। कई बार हमने प्लान बनाए भी हैं और कई बार वो प्लान सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 99% टाइम्स तो जितना भी हम प्लान बनाते हैं दोस्तों के साथ वो पूरे नहीं होते हैं। लेकिन थैंकफुली इनके साथ वो केस नहीं था। ये लोग मसूरी जाने का प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये रोड ट्रिप पे जाएंगे, मतलब फ्लाइट या ट्रेन की टिकट लेके नहीं, सीधे बाय रोड दिल्ली से मसूरी। अब प्रिया के ये जो 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, इनमें से एक जिसका नाम करण था, उसके पास एक कार थी और प्लान यही था कि वो करण की कार में मसूरी तक जाएंगे सब लोग। धीरे धीरे समय गुजरा और वीकेंड आ गया। अब सैटरडे को सब लोग निकलने वाले थे, लेकिन उस दिन प्रिया थोड़ी सी बीमार पड़ जाती है। उसे फीवर हो जाता है और काफी तेज होता है। इसकी वजह से प्रिया जाने से मना कर देती है। इसीलिए वो रात में ग्रुप में एक मैसेज डालती है कि तुम लोग चले जाओ, मैं अगली बार चली जाऊंगी। लेकिन दोस्त मानते कहाँ हैं। अब इसकी वजह से बाकी लोगों का भी मूड ऑफ होने लगा और स्नेहा ने ग्रुप में मैसेज किया कि अरे यार प्रिया, तू नहीं जाएगी तो मजा कैसे आएगा। लेकिन प्रिया अपनी बात पर अड़ी रही और उसने बोला कि मैं घर पे ही रहूंगी, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। काफी देर तक तो वो 5 आपस में ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्या प्लान कैंसिल किया जाए या फिर चला जाए मसूरी। एंड काफी घंटों डिस्कशन करने के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि प्रिया को रखो साइड में, वो बीमार है, तो हम 5 चलते हैं मसूरी। करण की स्विफ्ट कार में सब लोग बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं सब मसूरी के लिए। पूरे रास्ते वो लोग खूब फोटोज खींच रहे थे, खूब वीडियोस बना रहे थे और वो सारी ही चीजों को ग्रुप में डाल रहे थे, जिसमें प्रिया भी थी। कहा जाए तो खूब मस्ती का माहौल था आपस में। अब ये लोग निकले तो सुबह थे, लेकिन अब दोपहर के 12 बज चुके थे और 12 बजते ही ये लोग एक ढाबे पर रुकते हैं लंच ब्रेक के लिए। कार से उतरने के बाद राहुल को बहुत तेज याद आती है, तो वो मैसेज करता है कि प्रिया तू भी होती ना, बहुत मजा आता कसम से। ऐसे में प्रिया क्या ही करे, वो तो वीडियोस को देख के खुश हो रही थी, लेकिन वो मिस भी कर रही थी जाना। ऐसे में वो स्माइली वाली इमोजी रिएक्ट कर देती है व्हाट्सएप पे। लेकिन गाइस, यहाँ से स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आया। 12 के बाद 1 बज गए, 2 बज गए,
3 बज गए, 4 बज गए, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था। और 5 बजे प्रिया को आता है करण के पिताजी का कॉल। वो रोते हुए प्रिया को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि प्रिया बेटा, वो एक्सीडेंट में सब मर गए। प्रिया को ये सुनते ही बहुत तेज शॉक लगता है। वो देखती है कि अभी तो कुछ घंटे पहले सब लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, एक्सीडेंट कैसे? वो अंकल से पूछती है कि कैसे हुआ अंकल? अंकल बोलते हैं कश्मीरी गेट के पास NH44 में एक ट्रक ने उन्हें बहुत तेज से टक्कर मारी, जिसकी वजह से सब इमीडिएटली मर गए। वो रो रहे थे फोन कॉल पे, और कौन पेरेंट नहीं रोएगा। रोते हुए बोल रहे थे कि बेटा सब खत्म हो गया। प्रिया का फोन हाथ से गिर गया। जिंदगी में उसके यही 5 दोस्त थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे उसके लिए, और वो भी अब नहीं रहे। पूरा मातम का माहौल था, सब लोग रो रहे थे और प्रिया अभी तक शॉक में थी। प्रिया को बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर मैं उस दिन गई होती तो शायद बच जाते सब, लेकिन मैं जाती तो कैसे बच जाते? मैं जाती तो शायद मैं भी मर जाती। और तरह तरह के थॉट्स आ रहे थे प्रिया के दिमाग में। लगभग 1 हफ्ते हो चुके थे गाइज। प्रिया बहुत रोती थी। प्रिया का किसी काम में मन नहीं लगता था। वो बार बार उसी ग्रुप को खोल कर देखती थी, उसी व्हाट्सएप ग्रुप को, जिस ग्रुप का नाम था स्क्वाड फॉर एवर। एंड उसमें अभी भी लास्ट मैसेज उस दिन के 12 बजे का था, और वो मैसेज था राहुल का कि हम लंच ब्रेक पे हैं, तेरी याद आती है प्रिया। प्रिया सोचती है कि अब इस ग्रुप में रहने का क्या फायदा जब लोग ही नहीं है। प्रिया ने सोचा कि अब मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा मैं इस ग्रुप को देखूंगी उतनी ज्यादा उन लोगों की मुझे याद आएगी। पहले कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते बीते, और कुछ महीने बीत चुके थे। प्रिया अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। वो कॉलेज में फोकस करने लगी थी, पढ़ाई में फोकस करने लगी थी, और अपनी लाइफ में भी मूव ऑन होने लगी थी। अब प्रिया के ज्यादा दोस्त बन नहीं पा रहे थे, और कॉलेज में उसके जितने भी दोस्त थे वो उसका पूरा मजाक उड़ाते थे। ऐसे में प्रिया बस यही सोचती थी कि काश मेरे वो 5 दोस्त होते, वो मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करते। वो हर रोज ये सोचती थी। एंड एक दिन जब वो रात को सोने गई तो उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन था व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। प्रिया को लगा शायद कॉलेज के ग्रुप में कोई मैसेज आया होगा या किसी टीचर ने कोई मैसेज किया होगा, लेकिन प्रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब वो इस नोटिफिकेशन को ओपन करती है। प्रिया उस वक्त थोड़ी सी नींद में थी। वो नींद में ही उस नोटिफिकेशन को चेक करती है और वो देखती है कि स्क्वाड फॉरएवर ग्रुप में राहुल ने मैसेज किया हुआ है, प्रिया कहाँ हो तुम? इस मैसेज को देखने के बाद प्रिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी पूरी तरीके से नींद ही उड़ जाती है और वो पूछती है ये मैं फोन में क्या दिख रही हूँ? उसने जब ग्रुप को खोल के मैसेज पढ़ा तो वो देख रही है कि राहुल का सच में मैसेज आया हुआ है। वो उस नंबर को 3, 4, 5, 10 बार वेरीफाई कर चुकी थी एंड यस, ये राहुल का ही नंबर था। रात के लगभग 2 बज चुके थे एंड इस चीज को देखने के बाद प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। वो बस एक ही चीज सोच रही थी। आखिरी मैसेज राहुल का उस दिन 12 बजे था, दोपहर के 12 बजे, और अब राहुल का मैसेज रात के 12 बजे कैसे आ रहा है? राहुल कहीं जिंदा है क्या? शुरू में तो प्रिया को लगा कि कोई राहुल के फोन से मजाक कर रहा होगा, इसीलिए प्रिया ने रिप्लाई किया, कौन है? 2 मिनट के बाद रिप्लाई आता है, मैं राहुल हूँ, तूने पहचाना नहीं मुझे प्रिया? प्रिया के हाथ कांपने लगे। वो बोलने लगी कि ये घटिया मजाक करना बंद करो, लेकिन राहुल ने बड़े ही शांत तरीके से रिप्लाई किया और वो बोल रहा था कि हम सब लोग ठीक हैं, हम तुझे याद करते हैं, तू कहाँ है? एंड गाइस, इसके बाद सिर्फ राहुल का ही नहीं बल्कि स्नेहा, करण, अंजलि और अर्जुन सबके मैसेज आने लगे। सब लोग मैसेज करने लगे उस ग्रुप में कि तू कहाँ है, तेरी याद आती है, प्लीज जल्दी आ जा, और न जाने क्या क्या। वो ग्रुप पूरा मैसेजेस से भर चुका था। प्रिया चिल्ला पड़ी जोर से और अपने मोबाइल को लॉक करके उसने बेड पर फेंक दिया। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन उसका मोबाइल जो बेड पर था वो कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन से बजे जा रहा था। प्रिया ने अपना मोबाइल उठाया और फिर से ग्रुप को लीव कर दिया, डिलीट कर दिया उसने। लेकिन 1 सेकंड के बाद फिर मैसेज आता है, राहुल एडेड यू। राहुल ने उसे फिर से ग्रुप में ऐड कर लिया। प्रिया बहुत पैनिक होने लगी और वो बहुत डरने लगी थी। उसके लिए नॉर्मल नहीं था। उसके वो दोस्त जो मर चुके थे वो वापस से ग्रुप में एक्टिव हो जाते हैं। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई मजाक कर रहा है या सच में उसे डरना चाहिए। वो बार बार ग्रुप को लीव करती थी और फिर से राहुल उसे ऐड कर देता था। लेकिन इसके बाद गाइस ग्रुप में एक वॉइस नोट आता है और वो वॉइस नोट था स्नेहा का। उसमें स्नेहा बोलती है कि अगर प्रिया तो उस दिन हमारे साथ आई होती ना तो हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। प्रिया रो पड़ी, आई एम सॉरी बोलने लगी, लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग असली हैं भी या नहीं। उसका सर पूरे तरीके से चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो फर्श पर गिरती है तो बहुत तेज आवाज होती है। ऐसे में उसके पेरेंट्स जल्दी से उसके रूम में आते हैं, प्रिया को उठाकर बेड पर लेटाते हैं और जब प्रिया की नींद खुलती है तो प्रिया पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताती है। शुरू में तो उसके पेरेंट्स विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके सामने भी प्रिया के मोबाइल में नोटिफिकेशन बजने लगता है। इस चीज को देखने के बाद अपनी आंखों से पेरेंट्स भी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब इसका सोल्यूशन चाहिए था। प्रिया के पिताजी का नाम था मनोज और वो अपने पुराने समय में पंडिताई का काम कर चुके थे, पूजा पाठ कर चुके थे वो, इसीलिए उनके कुछ कनेक्शंस थे, कुछ तांत्रिकों से कनेक्शन थे। जब वो इस बात को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक बोलता है कि मुझे तेरी बेटी को देखना होगा। तांत्रिक प्रिया के घर आता है और जैसे ही तांत्रिक प्रिया के सर को छूता है तांत्रिक की आंखें उजली हो जाती है। थोड़ी देर तक तांत्रिक एकदम रोबोट की तरह तन कर खड़ा हो जाता है और उसके बाद जैसे ही प्रिया के सर से हाथ हटाता है वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारी बेटी पर एक नहीं बल्कि 5 आत्माओं का साया है। प्रिया के पेरेंट्स और ज्यादा डर जाते हैं। प्रिया खुद भी रोने लगती है। वो बोलती है कि आप प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। ऐसे में वो तांत्रिक बोलता है कि अमावस्या की रात थी जिस दिन तेरे 5 दोस्त मरे थे। वो तेरे साथ रहना चाहते हैं क्योंकि तू उनकी अच्छी दोस्त थी और वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जब तक तू मर नहीं जाती वो तुझे तंग करते रहेंगे, वो तुझे बुलाते रहेंगे अपने पास, और अपने पास बुलाने का मतलब है वो तुझे मारना चाहेंगे। तांत्रिक बोलता है कि कई बार आत्माएं बदला लेने के लिए नहीं आती,
कई बार आत्माएं इसलिए भी आती हैं क्योंकि वो उस इंसान से बहुत ज्यादा स्नेह करती हैं जो आज भी मरा नहीं है और धरती पर है, लेकिन ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत खतरनाक और डरावना हो सकता है। तो ऐसे में तांत्रिक उससे आखिरी बार पूछता है, तू क्या चाहती है, तेरे दोस्त तेरे साथ रहे या फिर मैं तुझे आजाद करूं? प्रिया बोलती है कि जब से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, मैं किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैं उन्हें आज भी याद करती हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये लोग मेरे दोस्त जैसे नहीं है, वो लोग मुझे कभी तंग नहीं करते। इसके बाद तांत्रिक बोलता है कि अमावस्या की रात को हम तेरे घर के बाहर एक महान यज्ञ करेंगे, एक यज्ञ जिसमें मैं अपनी तंत्र क्रियाओं का यूज करूंगा। उस दिन तुझे अपने दोस्तों की बस अच्छी मेमोरीज को याद करना है, क्योंकि अगर तूने कुछ भी नेगेटिव याद किया तो ये आत्माएं तुझ पर और हावी हो जाएंगी। गाइस, अमावस्या की रात आती है और सीन काफी डरावना था। प्रिया के घर के बाहर स्क्वायर जितनी जगह में आग लगा दी जाती है, क्योंकि उसी आग में यज्ञ होना होता है। उसी यज्ञ के एरिया के आसपास एक सर्कल बना हुआ है। प्रिया को बोला जाता है कि तू इस सर्कल से बाहर नहीं जाएगी। सामने बैठे हैं प्रिया और वो तांत्रिक, और उस सर्कल के चारों तरफ खोपड़ियां रखी हुई हैं। वो तांत्रिक कह रहा था कि जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो आत्माएं इसी खोपड़ियों को चुनकर इसके अंदर कैद हो जाएंगी, लेकिन तुझे बहुत स्ट्रांग रहना होगा। तांत्रिक के कहने पर प्रिया उनकी कुछ फोटोज भी लाती है, उन 5 दोस्तों की। उसके बाद आसमान जैसे ही पूरे तरीके से काला हो जाता है, वो तांत्रिक मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। जब वो तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था तो प्रिया के शरीर में काफी चेंजेस आ रहे थे। उसकी आंखें ऊपर टंग गई थी और पूरे तरीके से उजली हो चुकी थी। उसका मुंह बहुत बड़े तरीके से फट रहा था और उसके लिप्स से खून निकलने लगा था। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर रहे थे, लेकिन तांत्रिक मना करता है कि अपनी बेटी को छूना भी मत, अभी उसकी शुद्धिकरण हो रही है। थोड़ी देर के बाद गाइस और डरावना मोमेंट होता है। प्रिया हवा में उड़ जाती है। उसके हाथ में वो सारी फोटोज थी जो उसके दोस्तों की थी, और एक एक करके वो फोटो एक एक खोपड़ी पर गिरने लगती है। प्रिया की माँ बहुत चिंतित थी और वो पूरी तरीके से चाह रही थी कि वो आके प्रिया की हेल्प करे, लेकिन तांत्रिक उसे मना कर रहा था। एंड गाइस, थोड़ी देर के बाद प्रिया धम से जमीन पर गिरती है और उसके मुंह से एक बहुत बड़ा काला सा साया निकलता है। वो साया निकलकर आसमान में फैल जाता है और प्रिया उस वक्त बेहोश हो जाती है। वो तांत्रिक उन 5 हड्डियों को पैक करता है जिसके ऊपर वो फोटोज गिरी थी, वो 5 फोटोज, और प्रिया के पिताजी से कहता है कि इसे अपने घर के नीचे दफना दो, लेकिन याद रखना इसे कभी भी खोदना मत। ये जिंदगी भर जमीन के नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर आया तो वो आत्माएं भी ऊपर आ जाएंगी। उस दिन के बाद से उन खोपड़ियों को जमीन के नीचे दबा दिया गया। प्रिया भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिन के बाद प्रिया की बाहर जॉब भी लग गई यूएस में, और थोड़े दिन के बाद पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जानते हो कब आया? जब कुछ दिन के बाद वापस कुछ लोग इस पुराने घर में आते हैं। प्रिया के फादर ने इस घर को बेच दिया था नए लोगों को, और वो लोग जब आते हैं तो आसपास गार्डन लगाने के चक्कर में वो उस गड़ी हुई 5 हड्डियों को खोद देते हैं। एंड इसके बाद फिर से वही शुरू होता है जो प्रिया ने फेस किया था। गाइस, माना जाता है कि उस दिन के बाद से वो पूरी फैमिली ही गायब हो गई, और आज भी कई बार ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो बनते हैं जिसमें वही 5 लोग होते हैं, वही मरे हुए 5 लोग। लेकिन जो भी उस ग्रुप में ऐड होता है वो धीरे धीरे बीमार होने लगता है और धीरे धीरे वो उनकी दुनिया में चला जाता है, यानी वो मर जाता है। ये कहानी यहीं तक थी। अब कितना सच है कितना झूठ वो तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है जिसे मरे हुए लोगों ने बनाया हो, या जिसमें मरे हुए लोग वापस से एक्टिव हो जाते हो? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग एंड डरावनी लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड डरावनी कहानियां आने वाले एपिसोड्स में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उसे मिस ना करो। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड